नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में मंगलवार को लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से ईडी ने पूछताछ की। यह पूछताछ पटना स्थित ईडी दफ्तर में हुई है। ईडी जानना चाहती है कि नौकरी के बदले जमीन लेने में उनकी क्या भूमिका थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने लालू परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद आज राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव दोनों ही ईडी के दफ्तर पहुंचे। राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी आई थी और इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर लालू यादव के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। यह पहली बार है जब तेज प्रताप यादव से ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी लालू प्रसाद, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी ने तेज प्रताप यादव से सवाल जवाब भी किए हैं। ईडी बुधवार को पटना में लालू यादव से भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 29 जनवरी को ईडी ने लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। पिछले साल 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए घोटाला किया था। आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन और प्रॉपर्टी अपने परिवार के नाम पर लिखवाई थी। सीबीआई का कहना है कि इन जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे शहरों में उन्हें नौकरियां दी गई थी। राज्यसभा में उठा मखाने का मुद्दा। आपको बता दें कि बिहार के हजारों मखाना उत्पादकों और प्रोसेसिंग से जुड़े परिवारों की समस्याओं को राज्यसभा में उठाया गया है। राज्यसभा के शून्यकाल में सांसद संजय झा ने मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने की मांग की है। बिहार में मखाना उत्पाद और प्रोसेसिंग से लगभग 5 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांश परिवार मल्लाह, सहनी और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जिनका मुख्य आजीविका स्रोत मखाना की खेती है। लेकिन उचित समर्थन के अभाव में इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। संजय झा ने केंद्र सरकार से मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने की अपील की है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मखाना की खरीद की जाए, जिससे किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सके और उनकी आय में वृद्धि की जा सके। मखाना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इसे फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग भी रखी गई है। संजय झा ने कहा कि बिहार के मखाना उत्पादकों को अक्सर बाढ़ और अनियमित बारिश के कारण नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए सरकार को उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। संजय झा ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बोर्ड मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा और मखाना उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर जमकर तंज कसा है। पीके ने जनता से कहा उन्हें लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने लालू जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं है, फिर भी उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका बेटा बिहार का राजा बन जाए। उन्होंने कहा कि मैं लालू जी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, उनकी तारीफ कर रहा हूं। लालू जी इतने अच्छे पिता हैं कि उनका बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ बिहार के आम लोग हैं जिन्हें बच्चों ने बीए और एमए तक कर लिया है, फिर भी उन्हें नौकरियां तक नहीं मिली हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम लोगों को इसकी चिंता नहीं है। अभी भी बिहार के लोग जाति और धर्म में ही उलझे हुए हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा ही सुधरेगा। आपको लेकिन अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। लोगों को लालू जी की चिंता है, किसी को मोदी का चिंता है, किसी को अपने जात का चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं
तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देख लीजिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। बिहार में लगातार पुलिस पर हो रहे हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को किशनगंज थाना क्षेत्र के बेलवा में असामाजिक तत्वों ने एसएसबी के जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। दरअसल एसएसबी 19वीं बटालियन को कुछ इनपुट मिला था, जिसके बाद एक टीम कुछ अपराधियों का पीछा कर रही थी। एसएसबी की टीम ने जब किशनगंज के बेलवा में तस्करों को दबोचा तो उन्होंने अपहरण किए जाने का हल्ला मचा दिया। इसके बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों और उपद्रवी तत्वों ने जवानों को चारों तरफ से घेर कर बंधक बना लिया और मारपीट भी की। एसएसबी टीम पर हमले की सूचना पर सदर थाना के थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन के साथ मौके पर पहुंचे और सभी जवानों को काफी मशक्कत के बाद छुड़ाकर वो अपने साथ ले गए। घटना के बाद सूचना पर एसएसबी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों का वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। बिहार में अब सरकार के खिलाफ साजिश होती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार पुलिस वालों पर हमलावर होते हुए तत्व दिख रहे हैं। वहीं पर अब बिहार में पुलिस वालों पर ये हमले, पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं इन हमलों में और आधा दर्जन जगहों पर पुलिस के खिलाफ हुए इन हमलों में अररिया, मुंगेर, मधुबनी, भागलपुर, नवादा, समस्तीपुर और पटना शामिल है। शहर दर शहर अपराधियों के आगे खाकी बेबस नजर आई है। इनमें से कई जगहों पर एक नहीं बल्कि कई बार पुलिस वालों की पिटाई होते हुए देखी गई है। सुशासन बाबू के बिहार में अपराधियों का मनोबल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चिंता की बात यह है कि चुनाव नजदीक आते ही हमलों में खासी बढ़ोतरी हो गई है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौली से विपक्ष की साजिश बताते हैं और कहते हैं कि अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए योगी मॉडल से लेकर हर वो मॉडल अपनाएंगे जिससे उनकी कमर टूट जाए। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि राज्य में कुछ घटनाएं हुई हैं, जो लोग अपराध करेंगे वो सलाखों के पीछे पाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो उनका एनकाउंटर भी किया जाएगा। हाफ एनकाउंटर बिहार में चल ही रहा है। योगी मॉडल या जो भी मॉडल लगाना हो, बिहार में अपराधियों की अब नहीं चलेगी। विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव से पहले विपक्ष सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। कुछ लोग सत्ता को बदनाम करने के लिए नीतीश कुमार जी के शासन को, एनडीए के शासन को बदनाम करने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी जगह सलाख के पीछे या हॉस्पिटल में एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं क्या? जरूरत पड़ेगी। पुलिस को पूरी छूट है, वो इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर जो भी कर सकती है करे। योगी मॉडल हो सकता है, योगी मॉडल आ सकता है क्या? योगी मॉडल है बिहार में। कानून और भ्रष्टाचार, अपराध से कोई समझौता नहीं होगा। जो करेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। पुलिसकर्मी को डांस करवा रहे हैं, नचवा रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। वही उन लोगों का यूएसपी है, वही उन लोगों का बच्चा को सिखाया गया है परिवार के द्वारा। इसलिए उन लोग की आदत नहीं छूटने वाली है। जो सामंतिक मानसिकता है, सामंती मानसिकता, वो जन्मजात है, वो नहीं छूटेगी। 2 दिन पहले बिहार के मुंगेर में भीड़ तंत्र के गुस्से का शिकार हुए शहीद एएसआई संतोष सिंह का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ था कि बीती रात भीड़ ने फिर से पुलिस पर हमला बोल दिया है। पूरी घटना मुंगेर जिला अंतर्गत हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के फासियाबाद गांव की है, जहां छिनतई के आरोप में ग्रामीणों के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़कर मारपीट के बाद पंचायत भवन में बंधक बनाकर रखा गया था। जब इस बात की सूचना डायल 112 की मिली तो वे घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों अपराधियों को थाना ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ के सामने पुलिस
आखिर बेबस होती हुई नजर आई। भीड़ ने डायल 112 पुलिस की बात न सुनकर उसे वापस भेज दिया। इसकी सूचना के बाद खड़गपुर डीएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस वहां पहुंची और उनके द्वारा भीड़ को काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों के द्वारा उन दोनों अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही पुलिस के जवान अपराधियों को लेकर वहां से निकल रहे थे, भीड़ में शामिल कुछ लोगों के द्वारा पथराव कर दिया गया, लेकिन पुलिस किसी तरह उन दोनों को बचाकर वहां से निकलने में कामयाब रही। हालांकि इस पथराव में 3 पुलिस के जवान घायल हो चुके हैं, जिसके बाद मुंगेर एसपी के निर्देश पर वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए पुलिस के द्वारा खड़गपुर थाना में 28 वर्षीय महिला पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और त्वरित कार्यवाही करते रविवार की रात ही कई थानों की पुलिस के द्वारा वहां छापेमारी कर 3 महिला समेत 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सरकार की योजना है डायल 112 ERSS, वो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। इसमें हम लोगों के पास 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर भी है और इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी समस्या में है तो वो डायल 112 पे मिलाएगा और उसको तुरंत सहायता पुलिस की तरफ से या एम्बुलेंस की सहायता या फायर की सहायता जो भी है वो उसको त्वरित हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसमें कोई भी कंप्लेंट जो होती है 112 पे वो सेंट्रलाइज कंप्लेंट होती है और डायरेक्ट जो 112 के पदाधिकारी हैं उनके पास कंप्लेंट आती है और उसको एक समय सीमा के अंदर उसको घटनास्थल पे पहुंच करके जो पीड़ित है उसकी मदद करने का उद्देश्य से ये। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और होली के दिन पुलिस पर हुए हमले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरात का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, होली के अवसर पर पुलिस पूरी तरह से सतर्क रही और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। दरात ने बताया कि पुलिस कुल 46 पुलिस बल तैनात किए गए थे, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी मुस्तैद थी। अधिकांश स्थानों पर होली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन जुम्मे के दिन 11 छोटी मोटी घटनाएं दर्ज की गई हैं। एडीजी के अनुसार होली के दौरान पुलिस पर हमले की 10 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से पटना में 2, नवादा में 1, समस्तीपुर में 1, अररिया में 1 और अन्य जिलों में भी मामले दर्ज किए गए हैं। अररिया में एक झड़प के दौरान एएसआई की मौत भी हो गई है, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया गया है। मुंगेर में भी पुलिस पर हमला हुआ है। जब वे उपद्रवियों को रोकने गई थी तब 3 दिनों में हजारों जगह पर यह पुलिस की तैनाती की गई है और कार्यवाही भी की गई है। एडीजी ने कहा कि पुलिस संयम बरत रही है और गोली चलाने से बचती हुई दिख रही है, लेकिन किसी भी उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने इन घटनाओं में संलिप्त सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही तेज कर दी है। एडीजी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पुलिस कड़ी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगी। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि एडीजी ने बताया कि रमजान का महीना और विधानसभा सत्र चलने के कारण पुलिस विशेष संयम बरत रही है। हालांकि पुलिस प्रेशर में भी काम कर रही है और छुट्टी के दिन भी पुलिस को मुस्तैद किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी बड़ी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है, लेकिन हुड़दंग के चलते कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं। एटीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बताया कि इस बार आपातकालीन सेवा पर रिकॉर्ड संख्या में कॉल आए। 14 मार्च को 24 घंटे में 67,188 कॉल प्राप्त हुए हैं, जिनमें 13,150 घटनाओं पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 14 मिनट का था। 15 मार्च को 56,000 कॉल आए, जिनमें 9,000 मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की है। और पुलिस का पहुंचना भी आवश्यक है। ऐसे हजारों जगहों पे पुलिस इन 3 दिनों के दौरान गई, मगर इन 3 दिनों के दौरान में जहां 10 जगह पे, जिसमें 2 की घटनाओं का हमने वर्णन किया, बाकी जगहों पे वहां पर संख्या पब्लिक की अधिक थी, उपद्रवी हुड़दंगी माहौल था और उसमें हम लोग आमतौर पे ऐसे त्यौहार के समय में एक संयम का व्यवहार रखते हैं। भले हम थोड़ा चोट बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ गोली चलाएं और किसी को हताहत हो। तो एक संयम की भावना तो पुलिस में रहती है ऐसे समय में। और इसमें 1-2 जगह जो है गंभीर जो बात बताया, बाकी जगह जो इन लोगों ने कोशिश, पब्लिक है पीछे से पथराव वगैरह किया, जिससे कहीं कहीं कोई चोटिल हुए हैं, हल्के फुल्के ढंग से चोटिल हुए हैं, जो कोई गंभीर नहीं है, मगर कार्रवाइयां पूरी हुई हैं सभी जगह। और जितने भी हैं अपराधी उनको वीडियो के तौर पे, जहां वीडियो उपलब्ध है वीडियो के तौर पे, या स्टिल फोटोग्राफी जहां उपलब्ध है स्टिल फोटोग्राफी के। बात करेंगे सासाराम की, जहां पर जमीनी विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है। आपसी वर्चस्व को लेकर इन 2 पक्षों में जमकर फायरिंग की गई।
थाना नगर क्षेत्र के तकिया में जमीनी विवाद में आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में ये फायरिंग हुई है। इसके बाद पुलिस ने छापामारी कर 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने खुद छापेमारी की है। देर रात तक चले इस छापेमारी से तकिया मोहल्ले में हड़कंप मच गया। एसपी ने कई घरों और प्रतिष्ठानों में हथियार बरामद किए हैं और कई लोगों को भी पकड़ा है। बताया जाता है कि जमीन के खरीद बिक्री को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कल शाम आपस में पंचायत बुलाई गई थी। इसमें कई लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान बात बिगड़ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। बाद में स्थिति काफी बिगड़ गई और फायरिंग होने लगी। वारदात की सूचना मिलते ही सासाराम नगर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया और साथ ही लगातार छापेमारी के कई हथियार भी बरामद किए गए। 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई। सूचना के बाद सूचना मिलती ही तुरंत SHO सासाराम टाउन, SCPO सासाराम 1 और थोड़ी देर बाद में अभी DU टीम के साथ हम लोग पहुँच के रेड की। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई और हथियार भी बरामद हुई। बाकी छापेमारी चल रही। क्या लग रहा है अभी फर्दर आपको अपडेट है। बिहार के कटिहार में एक बड़ा नाव हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद थाना क्षेत्र के गदाई दियारा से मनिहारी जाने के क्रम में परवल लदा नाव पलट गया है। मेघू टोला गांव के सामने बीच धार पर नाव पलटने से लगभग 30 क्विंटल परवल नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक लोग गदाई दियारा से परवल तोड़कर मनिहारी बाजार बेचने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तेज हवा के कारण नाव पलट गई। हालांकि स्थानीय मछुआरों के प्रयास से सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बात करेंगे झारखंड की। होली अवकाश के बाद में झारखंड विधानसभा की हंगामेदार शुरुआत हुई है। होली के दौरान झारखंड के गिरिडीह जिला के घोड़थम्मा में होली के जुलूस को रोकने के बाद दो समुदायों में हुई हिंसक झड़प, पथराव और आगजनी की घटना ने सियासी रंग ले लिया है। दो समुदायों में हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस की कार्यवाही पर अब सवाल उठने लगा है। पुलिस ने अब तक प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों पक्षों को मिलाकर 22 लोगों को जेल भेज दिया है। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने भाजपा नेताओं पर ही हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा के विधायकों ने सरकार पर तुष्टीकरण की नीति के तहत एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास के गिरिडीह जाकर पीड़ितों से मिलने और उनके द्वारा दिए गए बयान पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी, इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी। वहाँ पर सभी आप और हम सभी जानते हैं जिस तरह से वहाँ पर हिंदू समाज अपना त्योहार होली में धूमधाम से होली मना रहा था और उस जगह पर आज से नहीं बरसों से मना रहा था और एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जिस तरह से पथराव हुआ, घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद वहाँ का प्रशासन वहाँ पर हिंदू के ऊपर FIR करके घर से रात को उठा करके ले जाना। अरे आप जिसने पथराव किया, जिसने उनके पर्व त्योहार में बाधा डाला, आप उस पर कार्रवाई करो। तो ये दो तरफ को बैलेंस करने का, एक विशेष समुदाय को खुश करने के चक्कर में दूसरे पक्ष जो निर्दोष है उनको अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, जेल में डाल रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर। समाज के लोग हैं, हम लोग सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करते हैं, लेकिन कहीं पे खून खराबा या हत्या हो जाती है तो उसको एज ए लॉ, एज ए कानून उसको सरकार प्रशासन उसको देखती है। रघुवर दास सरकार के तत्कालीन 5 मंत्रियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। आपको बता दें कि अमर बाउरी, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी, नीरा यादव और नीलकंठ मुंडा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अब कोई जांच नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव ने रघुवर सरकार के इन 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए ACB से जांच करने की मांग की थी। जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ ACB जांच की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद ACB ने इन 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की है और पंकज कुमार यादव की शिकायत को सही पाया। ACB ने इस मामले में PE दर्ज कर पूर्व मंत्रियों और शिकायतकर्ताओं को नोटिस भी भेजा था। जनहित याचिका खारिज होने के बाद इन 5 पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है।
झारखंड के बेरमो में कोयला तस्करों पर छापेमारी की गई है। वहीं पर 50 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। बेरमो थाना की पुलिस, सीआईएसएफ और सीसीएल ढोरी एरिया के सुरक्षा गार्डों ने सोमवार को छापेमारी कर लगभग 50 टन अवैध कोयला जब्त किया है। छापेमारी के दौरान तस्कर भाग गए थे। बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि अमलो रेलवे साइडिंग और परियोजनाओं से कोयला चोरी कर यहां पोड़ा बनाया जाता है और इसे तस्करों को बेचा जाता है। इसकी जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई है और सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि कोयला चोरी होने से सीसीएल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि अब झारखंड के बेरमो में 50 टन कोयले को पकड़ा गया है। वहीं पर बेरमो में कोयला तस्करों पर यह छापेमारी की गई थी। बेरमो थाना की पुलिस, सीआईएसएफ और सीसीएल ढोरिया एरिया के सुरक्षा गार्डों ने सोमवार को छापेमारी कर लगभग 50 टन अवैध कोयला जब्त किया है। छापेमारी के दौरान तस्कर भाग गए थे और बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि अमलो रेलवे साइडिंग और परियोजनाओं से कोयला चोरी कर यहां पोड़ा बनाया जाता है और इसे तस्करों को बेचा जाता है। इसकी जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई। सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने कहा है कि कोयला चोरी होने से सीसीएल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण का मुद्दा उठ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण की बात कही है। इसके बाद धर्मांतरण के मुद्दे पर अपने सवालों से गृह मंत्री घिर गए हैं। सवाल पर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि 153 संस्थाओं को मिलता है विदेशी फंड। फंड की निगरानी का काम केंद्र सरकार का होता है। किसी तरह की अतिरिक्त शिकायत पर राज्य सरकार जांच करती है। राज्य में पूर्व में 364 संस्थानों को विदेशी फंड मिलता था और 364 में से 84 की फंडिंग पर रोक लगाया गया है और 127 की वैधता समाप्त हो चुकी है। शिक्षण संस्थाओं के अलग अलग विभाग से करीब 200 से 300 करोड़ का अनुदान दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब के कपूरथला में आम आदमी पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमन अरोड़ा ने नशे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार की पीठ थपथपाई। वहीं पत्रकारों के सवालों से बचते हुए नजर आए। दरअसल पंजाब सरकार नशे के खिलाफ युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम चला रही है, जिसकी उपलब्धियां अमन अरोड़ा प्रेस वालों को गिना रहे थे। जब पत्रकारों ने पूछा कि नशेड़ियों को कहां रखेंगे तो माहौल हास्यास्पद हो गया और अमन अरोड़ा सवालों से भागते हुए नजर आए। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि हल्का कपूरथला लावारिसों को क्यों छोड़ा हुआ है तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।